नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश बेकड़िया, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है MySQL। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 310 के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो MySQL, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि MySQL जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। MySQL relational database server was born by the employees of Sweden-based TCX data consultant AB। MySQL relational database server एक स्वीडन बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम है TCX डेटा कंसल्टेंट AB। AB का स्वीडन में जो शाब्दिक अर्थ है वो कॉरपोरेशन है। तो बेसिकली TCX डेटा कंसल्ट कॉरपोरेशन कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज ने MySQL रिलेशनल डेटाबेस सर्वर बनाया था। MySQL was first released to the general public in 1996। 1996 में जनरल पब्लिक के लिए इसे रिलीज किया गया। The software became so popular that in 2001 they founded a company entirely for MySQL specific services and products, calling it MySQL AB। जब इसका फर्स्ट रिलीज जारी हुआ 1996 में, उसके बाद लोगों ने इसको इतना पसंद किया कि MySQL AB जो उसने 2001 में एक कंपनी बनाकर इसको रिलीज किया और ये पूरी तरह से MySQL स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए और MySQL स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए काम करती थी। फिर इस कंपनी को MySQL AB को सन माइक्रो सिस्टम्स ने 2008 में इसका अधिग्रहण कर लिया और 2009 में इसको ऑरेकल कॉरपोरेशन ने परचेज कर लिया। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग MySQL। विश्व की नामी गिरामी कंपनियां हैं वो MySQL को यूज करती हैं, जैसे याहू है, CNET नेटवर्क्स है, नासा है, वेदर चैनल है, गूगल है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, सिस्को सिस्टम्स है। तो विश्व के ये जानी मानी कंपनियां जो MySQL सर्वर को यूज करती हैं। तो ये तो था MySQL की हिस्ट्री कि ये किस तरह मार्केट में आई और अभी इनको कहाँ यूज किया जा रहा है। अब इस MySQL के हम फीचर्स देखते हैं कि क्या इनके ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेस पे ये इतनी पॉपुलर हुई। तो सबसे पहले इसकी है फ्लेक्सिबिलिटी। इट सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। आप चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, सभी प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करती है। फ्रॉम MySQL वेबसाइट वी कैन डाउनलोड बाइनरीज फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS, नोवेल नेटवेयर, रेड हैट, उबुंटू एंड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जो इसकी बाइनरीज है हम डाउनलोड कर सकते हैं MySQL की वेबसाइट से। फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इफ बाइनरीज आर नॉट अवेलेबल देन सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर योर प्लेटफॉर्म। सपोज आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसकी जो बाइनरी है यानी कि जो प्रोग्राम है EXE फॉर्मेट में वो अवेलेबल नहीं है MySQL की वेबसाइट पे। तो अगर MySQL की वेबसाइट के ऊपर आपके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए जो बाइनरी है या ये प्रोग्राम जो बाइनरी फॉर्म में है वो अवेलेबल नहीं है, तो MySQL से आप इसका सोर्स कोड भी ले सकते हैं। तो सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्लेटफॉर्म
you can perform compilation at yourself। तो आप आपके प्लेटफॉर्म के लिए या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MySQL से सोर्स कोड भी प्राप्त कर सकते हैं और उस सोर्स कोड को अपने स्तर पर कंपाइल करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। जब सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं इट मीन्स आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप सोर्स कोड में भी अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। A wide range of APIs is also available for all of the most popular programming languages, including C, C++, Java, Perl, PHP, Ruby, TCL। इन सभी लैंग्वेजेस के लिए API भी SQL के लिए अवेलेबल है। अगर MySQL को हम C के साथ काम लेना चाहें तो C लैंग्वेज के साथ MySQL को इनकॉर्पोरेट करने के लिए API अवेलेबल है, C++ में अवेलेबल है। इन सभी लैंग्वेजेस में जावा, पर्ल, PHP, रूबी, इन सभी लैंग्वेजेस के साथ MySQL को यूज करने के लिए APIs अवेलेबल है। तो किसी भी लैंग्वेज के साथ आप MySQL को यूज कर सकते हैं, उनके लिए API बनी हुई अवेलेबल है। MySQL अलग अलग टाइप के स्टोरेज इंजन्स को सपोर्ट करता है। स्टोरेज इंजन होते हैं जो डेटास को मैनिपुलेट करने के लिए मैनेज करने के काम आते हैं। ईच स्टोरेज इंजन बियर्स इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड इट्स ओन वीकनेस। हर स्टोरेज इंजन की कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उनकी स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ उनके वीकनेस होते हैं। एंड वन शुड बी अप्लाइड सेलेक्टिवली टू बेस्ट फिट एंड intended to use for your data. Even we can simultaneously use different storage engine in a single database. एक ही डेटाबेस की अलग अलग टेबल्स के लिए अलग अलग स्टोरेज इंजन भी यूज कर सकते हैं। तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी लैंग्वेज के साथ आप MySQL को यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके यूज करना चाहें तो सोर्स कोड भी अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के स्टोरेज इंजन्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप यूज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्टोरेज इंजन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका परफॉर्मेंस। सिंस द रिलीज द MySQL डेवलपर्स हैव फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। जब से MySQL को रिलीज किया गया 1996 से, तभी से MySQL को डेवलपर्स है उनका मेन फोकस इसकी परफॉर्मेंस पे रहा है, इसकी स्पीड पे रहा है, इसकी कंपैटिबिलिटी का मतलब है किसी भी सिस्टम पे काम करने के योग्य। तो मेन फोकस इनका की स्पीड और परफॉर्मेंस पे रहा है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार है। तो फीचर इसका है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट फीचर है एंटरप्राइज लेवल SQL फीचर्स। इन अर्ली वर्जन्स ऑफ MySQL there is a lack of advanced features such as subqueries, views and stored procedures prevented the database from being adopted at the enterprise level। जब इनिशियली ये इसका रिलीज हुआ तब इसके कुछ ऐसे फीचर्स इसमें उपलब्ध नहीं थे, जैसे सब क्वेरीज बनाना, व्यूज जनरेट करना, स्टोर्ड प्रोसीजर्स जनरेट करना। ये फीचर्स इनिशियली इसमें अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये फीचर्स बाद में MySQL में ऐड किए गए। These features would incorporated in version 5 with extraordinary speed। ये फीचर्स ऐड भी किए गए और फीचर्स को ऐड करने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही। सब क्वेरीज जो है वो तो वर्जन 4 में ही इंक्लूड कर दी गई थी, लेकिन व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स ये वर्जन 5 में ऐड किए गए। फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो मेन फीचर होता है वो सर्चिंग और मैचिंग। चूंकि डेटाबेस में हम टेक्स्ट पर काम करते हैं, इसलिए फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग और सर्चिंग फीचर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। MySQL में फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग और टेक्स्ट सर्चिंग ये बहुत ही रॉबस्ट मेथड है।
It enhances the performance of mining data from text based column. जो टेबल्स हैं उन टेबल्स में टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, उन टेक्स्ट को भी डेटा माइन करना या टेक्स्ट पर भी सर्चिंग लगाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट फीचर है क्वेरी कैशिंग। क्वेरी कैशिंग मतलब क्वेरीज को कैश में स्टोर करके रखना। इट इज वन ऑफ द MySQL ग्रेटेस्ट स्पीड एनहेंसमेंट। क्वेरीज को हम कैश में अगर स्टोर करके रख सकते हैं तो स्पीड में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। MySQL स्टोर सेलेक्ट क्वेरीज एंड करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इन द मेमोरी। MySQL क्या करता है, जो सेलेक्ट क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को और उसके साथ जो रिजल्ट आया उसको अपनी कैश मेमोरी में या मेमोरी में स्टोर करके रखता है। एज सब्सिक्वेंट क्वेरीज आर एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद जब भी नई क्वेरी आती है MySQL कंपेयर देम अगेंस्ट द कैश्ड क्वेरीज। MySQL नई क्वेरी को कंपेयर करता है कि हमारे पास जो कैश में पहले से क्वेरीज और उनके रिजल्ट सेव हैं, कहीं ये वापस वही क्वेरी तो नहीं है। इफ द मैच, और उसको मालूम पड़ता है कि ये वही क्वेरी है जिसको हम थोड़ी देर पहले चलाया था और वो हमारे पास कैश में स्टोर है, तो MySQL foregoes the costly database retrieval and instead dump the cache queries result। तो बजाय डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना, उनकी मैचिंग कराना और उसका रिजल्ट जनरेट करने के, MySQL जो पहले से सेव्ड क्वेरीज और उसका रिजल्ट है, अगर क्वेरी बिल्कुल मैच कर जाती है तो वो पहले से सेव्ड रिजल्ट को ही डिस्प्ले कर देता है। लेकिन इसमें यह पॉसिबल हो सकता है कि जब पहले हमने क्वेरी चलाई थी उस समय डेटा कुछ और थे, और अब जब हम डेटा चला रहे हैं तो हो सकता है डेटाज में कुछ परिवर्तन हो गया हो। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि पुरानी क्वेरी के जो रिलेवेंट डेटा थे वो अलग थे और अब क्वेरी चल रहे हैं उसके डेटा अलग हो गए, तो एरर आने की संभावना रहती है। टू एलिमिनेट आउटडेटेड रिजल्ट, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैकेनिज्म आर बिल्ट इन टू ऑटोमेटिकली रिमूव इनवैलिडेटेड कैश रिजल्ट। अगर या आउटडेटेड रिजल्ट्स हैं, मतलब ये रिजल्ट्स जो हमारे पास पुराने हैं वो अलग डेटा के थे और ये रिजल्ट्स हम जो अब निकालना चाह रहे हैं ये अलग डेटा पर चल रहे हैं, तो इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया हुआ है, रीकैश देम एंड अपॉन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और उस स्थिति में वापस क्वेरी चलानी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि क्वेरी कैशिंग के कारण हमेशा पुराने रिजल्ट ही शो करे। जब भी क्वेरी कैशिंग होती है तो सबसे पहले हम क्वेरी को मैच कराते हैं और ये चेक करते हैं कि उस क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद डेटाबेस में हमने कुछ चेंजेस तो नहीं किए। अगर डेटाबेस में चेंज नहीं किए हैं तो ही क्वेरी कैशिंग के रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो क्वेरी कैशिंग के कारण स्पीड में एनहेंसमेंट मिलता है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अलाउ अ डेटाबेस located within one MySQL server to be duplicated on another। रेप्लिकेशन, हम हमारे सर्वर को एक से ज्यादा मशीन्स पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल मशीन्स पे या एक से ज्यादा मशीन्स पर रेप्लिकेट करते हैं, इट प्रोवाइड अ ग्रेटर नंबर ऑफ एडवांटेजेस। तो हमें कई तरह के इसके एडवांटेज हमें प्राप्त होते हैं, जैसे इट रिड्यूस द लोड ऑन ए सिंगल सर्वर। अगर एक ही सर्वर पर डेटाबेस है या एक ही सर्वर पर MySQL है तो सारी क्वेरीज उस ही सर्वर पर आएंगी और वहीं से उसको रिजॉल्व करनी पड़ेगी, तो उस स्थिति में सर्वर पर लोड बढ़ सकता है। अगर हम मल्टीपल सर्वर्स पर SQL डाल देंगे तो लोड भी कम हो जाएगा। इवन नो नीड टू बी गो एप्लीकेशन ऑफलाइन, वी कैन एग्जीक्यूट द बैकअप ऑन स्लैब अवॉइडिंग एनी डाउन टाइम। अगर हमारे पास एक ही मशीन पर SQL है और हम उस SQL के डेटाबेस बैकअप लेना चाहते हैं, तो हमें जब तक डेटाबेस से बैकअप ले रहे हैं तो हमें उस मशीन को ऑफलाइन करना पड़ता है, जिससे बैकअप लेते समय कुछ भी डेटाबेस में चेंजेस नहीं हो। अगर हमने उसको मल्टीपल मशीन्स पर MySQL डाल रखा है तो किसी भी स्लैब से हम एक स्लैब को ऑफलाइन करके उसके बाद हम उसके
डेटाबेस बैकअप ले सकते हैं। और अगर हमारे पास एक ही मशीन पर एसक्यूएल है तो हमें उस मशीन को ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर मल्टीपल मशीन्स पर माईएसक्यूएल डाल सकते हैं, उसके रिप्लिकेशन कर सकते हैं, तो सर्वर का लोड कम हो जाएगा। उसके अलावा उसकी बैकअप लेने के लिए भी आपको मशीन को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है सिक्योरिटी। MySQL support a vast array of securities and configuration options that give total control over its operation। MS SQL में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर सेट किए जा सकते हैं यूजर के द्वारा, और उनके द्वारा हम इसके सभी ऑपरेशंस पर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स इसके सिक्योरिटी के हैं, जैसे MySQL's कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में कई वैल्यूज हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप जो सपोर्ट करते हैं MySQL उनमें से किसी एक लैंग्वेज को हम सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट नंबर पे MySQL को हम चलाना चाहते हैं। MySQL सर्वर इन जनरल 3306 पोर्ट नंबर पर एग्जीक्यूट होता है। अगर उस पोर्ट को किसी दूसरी सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम इसकी किसी दूसरे पोर्ट पर भी सेटिंग कर सकते हैं। तो पोर्ट नंबर भी हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ MySQL डेटा स्टोर, कि जो हमारा डेटा है वो किस लोकेशन पे स्टोर है उसकी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मेमोरी अलोकेटेड टू द थ्रेड्स, थ्रेड को कितनी मेमोरी हम अलॉट कर रहे हैं ये भी हम चेंज कर सकते हैं। द क्वेरी कैश जो हमने पहले पढ़ा, क्वेरी कैश के लिए कितनी मेमोरी हम अलॉट कर रहे हैं। टेम्पररी टेबल्स जो बनती हैं ड्यूरिंग एसक्यूएल एग्जीक्यूशन की क्वेरी चलाते समय जो टेम्पररी टेबल्स बनती हैं उनके लिए हम कितनी मेमोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। टेबल ज्वाइनिंग्स के लिए कितनी मेमोरी अलॉट करेंगे। इंडेक्स के लिए, इंडेक्स की बफर्स के लिए कितनी मेमोरी करेंगे। तो ऐसी सेटिंग्स जो हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अलावा हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे सेट कर सकते हैं। कुछ दूसरी सेटिंग्स जैसे MySQL नेटवर्क कैपेबिलिटीज, कुछ नेटवर्क कैपेबिलिटीज को हम सेट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल अटेम्प्ट टू परफॉर्म ए कनेक्शन बिफोर अबॉर्टिंग, कि कितना टाइम एक क्वेरी को चलाने के लिए चाहिए। उस टाइम के बाद भी अगर वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो अबॉर्ट कर देगा। तो किधर इट विल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द DNS नेम। द मैक्सिमम अलाउबल पैकेट साइज, पैकेट की साइज मैक्सिमम क्या हो सकती है। MySQL सिक्योरिटी ऑप्शंस, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज या अपडेट्स एंड कनेक्शंस अलाउड ऑन एन आवरली बेसिस। एक घंटे में या एक आवर में कितनी क्वेरीज चल सकती हैं, कितने अपडेशंस डेटाबेस में हो सकते हैं, कितने कनेक्शंस हम अलाउ करेंगे, ये सब फीचर्स हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं। Which action are available to the user for a given database या given table or even a column। हम इस यूजर स्पेसिफिक अथोराइजेशन सेट कर सकते, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे भी एक्सेस अथोराइजेशन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। MySQL ट्रैकिंग, MySQL कुछ ट्रैकिंग फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जैसे टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग बाइट्स ट्रांसफर्ड, कि कितने बाइट्स टोटली इनकम सर्वर पर आई हैं, सर्वर से ट्रांसफर हुई हैं। काउंट ऑफ द एवरी क्वेरी टाइप एग्जीक्यूटेड, सेलेक्ट क्वेरी कितनी एग्जीक्यूट हुई है, अपडेट वाली कितनी एग्जीक्यूट हुई है, तो इनकी काउंटिंग भी मेंटेन करता है, इनकी काउंटिंग भी बताता है। द टोटल थ्रेड्स ओपन, कितने थ्रेड्स यहाँ पर ओपन है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, कितने थ्रेड रन कर रहे हैं, कितनी कैश यूज हो रही है और कितने कनेक्टेड हैं, कितने थ्रेड्स कनेक्टेड हैं, कितने रन कर रहे हैं। इट ऑल्सो ट्रैक द नंबर ऑफ क्वेरीज दैट स्टोर इन ए कैश, कि कैश क्वेरी में हमने कितनी क्वेरीज को स्टोर करके रख रखा है। अप टाइम एंड मच मोर, और या ये जो ट्रैकिंग के मेजर्स हैं हम हमारे सर्वर की सर्विसेज ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो MySQL की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण MySQL बहुत ही अच्छी ज़्यादा यूज की जाती है।
एक अन्य फीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइसेंसिंग, फ्लेक्सिबल लाइसेंसिंग। मतलब MySQL की लाइसेंसिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप चाहें तो इसको फ्री यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पेड बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। MySQL AB offers a free version of its software under the term of General Public License। GPL के तहत MySQL AB आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड कराता है, आप फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब GPL टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराता है तो आप उसी टर्म्स के अंदर इसको यूज करेंगे। अंडर द GPL you are free to use MySQL in conjunction with your application। आप अपनी एप्लीकेशन के साथ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ, अपने लैंग्वेज के साथ MySQL को यूज कर सकते हैं। यू कैन इवन मॉडिफाई इट, आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट, और आवश्यकता पड़ने पर इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट you do it all in accordance with the terms set for the GPL। लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूशन या मॉडिफिकेशन या यूज जो आप करेंगे वो GPL की शर्तों के हिसाब से ही करेंगे। अगर आप फ्री में इसको सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड ले रहे हैं और उसको एडिट करके रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको उसको GPL की कंडीशंस या GPL की टर्म्स के हिसाब से ही करना पड़ेगा। कॉमर्शियल लाइसेंसिंग भी अवेलेबल है। आपको अगर लगता है कि आप MySQL से रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए तो फिर आपको पेड बेसिस पे या कॉमर्शियल लाइसेंस भी MySQL प्रोवाइड कराता है। द MySQL कॉमर्शियल लाइसेंस इज ऑल्सो अवेलेबल इफ यू वुड रादर नॉट रिलीज और रीडिस्ट्रीब्यूट योर प्रोजेक्ट कोड, or if you want to build an application that is not licensed under the GPL और another compatible servicing। अगर आप चाहते हैं कि आप MySQL को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो GPL की शर्तों के हिसाब से उसको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, आप उसको कॉमर्शियली उसका यूज करना चाहते हैं, कॉमर्शियली उसको लाइसेंस देना चाहते हैं, कॉमर्शियली बेचना चाहते हैं, तो फिर MySQL भी आपको GPL से नहीं लेना है, फ्री नहीं लेना है। If you choose the MySQL commercial license, आपको उसके लिए MySQL का कॉमर्शियल लाइसेंस यूज करना पड़ेगा, उसको परचेज करना पड़ेगा। और अगर आप MySQL का कॉमर्शियल लाइसेंस लेते हैं, प्राइसिंग ऑप्शंस आर क्वाइट रीजनेबल एंड ईच ऑप्शन कम्स विद द क्राइटेरिया लेवल ऑफ द गारंटीड सपोर्ट। तो अलग अलग इसके प्राइस अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइसेस वर्जन्स में आपको अलग अलग गारंटीड सपोर्ट मिलेगा MySQL AB की तरफ से। क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने के साथ MySQL आपको लाइफ टाइम सपोर्ट की भी गारंटी देता है। MySQL AB से सपोर्ट चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल लाइसेंस पे MySQL परचेज करना पड़ेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन टू MySQL। मुझे आशा है कि आपको MySQL की जो ये इंट्रोडक्शन है वो आपको मिल गया होगा। साथियों, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।